बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद आम लोगों को शेंजन विजिट वीज़ा एप्लीकेशन को ऑनलाइन फ़िल करने का तरीका बताना है। किसी भी फॉर्म को फ़िल करना यकीनन एक मुश्किल काम है। हर फॉर्म में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जहां आकर अमूमन लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं कि यहाँ क्या लिखना है, और वह गलत जवाबात दर्ज करते हैं जिससे इनकी एप्लीकेशन नामुकम्मल शुमार होती है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब जब वीज़ा अफसर को मुकम्मल फैक्ट्स का ही पता नहीं चलेगा तो इसने वीज़ा रिफ्यूज़ ही करना है, इसके अलावा इसके पास कोई चारा कार नहीं होता। जहाँ तक बात किसी भी वीज़ा के एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करने की है तो यहाँ आपको एक तजर्बाकार क्वालिफ़ाइड शख्स की ज़रूरत होती है। किसी भी मुल्क के वीज़ा फ़ॉर्म को इस तरह फ़िल करना कि इसकी बेस पर आपको वीज़ा मिल सके, हर किसी के बस की बात नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें वीज़ा फ़ॉर्म को फ़िल करने का तरीक़ाकार बताया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे लोगों ने यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ों के बारे में वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो ना तो वकील हैं और ना ही इनका दूर दूर तक किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन लॉज से कोई तल्लक है और ना तजर्बा है। मैं ख़ुद कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके वीज़ा केसेस मैंने तैयार किए और इनके वीज़े लगे, और वो जब विज़िट करके वापस आए तो उन्होंने वीज़ा कंसल्टेंसी शुरू कर दी, क्योंकि वीज़ा फ़ाइल की तैयारी के दौरान वो इस तमाम प्रोसेस से गुज़रे होते हैं और उनको ये पता होता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवाए गए हैं और फॉर्म को किस तरह फ़िल किया गया है, तो वो वीज़ा कंसल्टेंसी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सरासर गलत है। तो वो समझते हैं कि बस वीज़ा हासिल करना इतना ही आसान है और वो लोगों से पैसे लेकर इनके वीज़ा केसेस को तैयार करना शुरू कर देते हैं, और कम पैसों की वजह से लोग इनको हायर करते हैं, जिसका वही नतीजा निकलता है कि नीम हकीम ख़तरा जान। अगर आप इस तरह जेली एजेंटों और कंसल्टेंट से काम करवाएंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के साथ साथ अपनी वीज़ा हिस्ट्री को भी डैमेज कर लेंगे। अब ये नीम हकीम ख़तरा जान किस्म के लोगों को कतन इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि ये जो फॉर्म फिल करके देंगे इसका क्या नतीजा निकलेगा, और या ये कि इस शख्स की वीज़ा हिस्ट्री वीज़ा रिफ्यूज़ होने से ख़राब हो जाएगी और आइंदा जब भी वीज़ा अप्लाई करेगा तो किसी भी मुल्क का, तो वो रिफ्यूज़ल हमेशा इसको मुश्किलात से दो चार करेगी। इनको सिर्फ़ अपने पैसों से गर्ज होती है। बहरहाल आप तमाम हज़रात जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यही मशवरा है कि हमेशा अपने इलाके में मौजूद किसी क्वालिफ़ाइड शख्स से रब्ता करें और वीज़ा फ़ाइल तैयार करवाएं। बात कुछ तवील हो गई है लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लाना ज़रूरी थे। अब देखते हैं कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे फ़िल किया जाता है। ये वीज़ा फ़ॉर्म बआसानी आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से मिल सकता है। आप वहाँ से इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी VFS की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले ये सर नेम है। सर नेम को आप अपना पासपोर्ट देखेंगे, जो पासपोर्ट है आपका उसके ऊपर सर नेम लिखा होगा, आप यहाँ इसको अपना सर नेम दर्ज कर लेंगे। दूसरे नंबर पे सर नेम एट बर्थ है, फार्मर फैमिली नेम, इसको आप छोड़ दें। तीसरे नंबर पे आ जाता है फर्स्ट नेम, गिवन नेम। ये भी आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे तो आपके पासपोर्ट पर गिवन नेम लिखा होगा, आप इसको इधर लिख देंगे। और चौथे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ आ गई है, इधर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जो पासपोर्ट पे है वो लिख देंगे। एक बात याद रखें कि आपका ये जो नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो ID कार्ड है उसके मुताबिक होनी चाहिए। दोनों में एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही डेट ऑफ बर्थ और एक ही नाम होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पासपोर्ट पे नाम कुछ और है और आपके ID कार्ड पे नाम कुछ और है। और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी देखेंगे जो आप साथ लगाएंगे, उस पे भी नाम देखेंगे कि वही स्पेलिंग है जो आपके पासपोर्ट पर हैं और आपके शनाख्ती कार्ड पर हैं। उनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, और अगर मुख्तलिफ होंगे तो उनको आप ठीक करा लें, वरना वो फिर डाउट क्रिएट होगा। अब आ जाते हैं जी ये 5 नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ। इधर आप अपना प्लेस लिख देंगे, किस सिटी में आप पैदा हुए हैं। और छठे नंबर पे आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ। इधर अपना जो आपका मुल्क है उसका नाम लिख देंगे, कंट्री का
जिधर आप पैदा हुए थे। और 7वां नंबर जो है ये है करंट नेशनैलिटी। जो नेशनैलिटी आपके पास अभी है वो आप इधर दर्ज कर देंगे। और नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर नेशनैलिटी आपकी जब आपकी पैदाइश थी, जब आप पैदा हुए थे उस वक़्त नेशनैलिटी कुछ और थी, तो उसको भी आप इधर लिख देंगे। जैसे आप पहले पाकिस्तानी थे और बाद में आपने किसी और मुल्क की नेशनैलिटी हासिल की है, तो वो इधर आ जाएगी। अब 8वें नंबर पे आप आ जाएंगे मेल फीमेल। आप मेल हैं तो इस मेल पे कर देंगे, और फीमेल है तो इसको चेक कर देंगे। और इसके बाद आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं या अदर हैं, तो इनमें से जो भी आपसे कंसर्निंग है वो आप इधर उसको चेक करेंगे। ठीक है। और नंबर 10 पे आ जाता है इन द केस ऑफ माइनर। माइनर है तो फिर उसके आप उसका नाम शाम लिख देंगे, सर नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस। एड्रेस अगर आप के एड्रेस से मुख्तलिफ है तो आप इधर उसका एड्रेस लिख देंगे। एक ही है तो फिर वही आप लिखेंगे। और अब आ जाते हैं नंबर 11 पे, नेशनल आइडेंटिटी नंबर। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं और यहाँ पासपोर्ट नंबर दर्ज कर देते हैं। और कई वीडियोस भी मैंने देखी हैं, उसमें भी लोग यही एडवाइस कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। ये इन्होंने लिखा है नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल। जिन ममालिक में आईडी कार्ड हैं ये उन लोगों के लिए है, ये नंबर 11 वाला। तो पाकिस्तान में चूँकि आईडी कार्ड होता है तो इधर आप अपना आईडी कार्ड का नंबर लिख देंगे। और अगर आप ऐसे किसी कंट्री से हैं जहाँ आईडी कार्ड नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब आगे टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास जो पासपोर्ट है वो किस किस्म का, ऑर्डनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, ऑफिशियल है, स्पेशल पासपोर्ट है, अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास, आप इधर उसको चेक कर देंगे कि मेरे पास ये पासपोर्ट है। और नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इधर आप जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो इस तरह आप उसका नंबर लिखेंगे। पासपोर्ट जो है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। और डेट ऑफ इशू उसकी लिख देंगे, वैलिड अनटिल एक्सपायरी डेट लिख देंगे, और इशूड बाय पाकिस्तान से है तो आप उसको उस पाकिस्तान कर देंगे। एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल, यहाँ आप एप्लीकेंट का एड्रेस आ जाएगा घर का और उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ दोनों लिख देंगे। और टेलीफोन नंबर इधर आप इस खाने में टेलीफोन नंबर लिख देंगे कि आपका ये टेलीफोन नंबर है। और अब ये रेजिडेंसी इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं तो फिर वो उसकी आप रहने की जो आपके पास रीज़न है वो इधर लिखेंगे। परमिट है आपके पास, वीज़ा है। जैसे कई लोग पाकिस्तान के, सऊदीया में, मिडल ईस्ट में और इधर उधर मुलाजमत कर रहे हैं या कोई और किसी मुल्क में है, तो उधर से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो इधर उस मुल्क में रहने का जो उनके पास इजाज़तनामा है उसका वो वीज़ा है या परमिट है या क्या है, वो उसकी इधर नंबर लिखेंगे और कब तक वैलिड है वो इधर आगे दर्ज कर देंगे। अब आ जाता है जी करंट ऑक्यूपेशन, इधर अपना आप पेशा लिखेंगे जो भी हैं आप। और उसके बाद अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं, प्राइवेट मुलाज़म हैं, तो एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे यहाँ, एम्प्लॉयर एड्रेस लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखेंगे। अब ये पर्पज़ पूछ रहे हैं आपका मेन पर्पज़ क्या है इस विज़िट का। तो अगर तो आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म को टिक कर देंगे। बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विज़िट है, या आप कोई मेडिकल रीज़न है, कोई इलाज कराने जा रहे हैं, स्टडी है, ट्रांजिट है, ये चीज़ें। अब आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो फिर आप इधर टूरिज़्म पे इसको टिक कर देंगे। अब मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन के आपने जाना किधर है, तो आप शेंजन का अप्लाई कर रहे हैं और आपने जिस कंट्री में पहले जाना है, इटली है, फ्रांस है, जो भी है, वो आप उसका नाम इधर लिख देंगे। और आगे मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो आपने जो डेस्टिनेशन लिखी है उसी को आप यहाँ लिख देंगे कि मैं पहले इसी स्टेट में जाऊँगा। इटली है या पुर्तगाल है, हॉलैंड है, कुछ भी है। ठीक है जी। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, ये सिंगल है, 2 एंट्रीज हैं, मल्टीपल है। तो अगर आप तो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप सिंगल एंट्री पे इसको टिक करेंगे। ठीक है जी। और ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट,
तो आप जितने अरसे के लिए जा रहे हैं उतना लिखेंगे, और आप जितना कम अरसे के लिए लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतनी कम आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आ जाता है शेंजन वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स। गुज़श्ता 3 साल में अगर आपको कोई शेंजन वीज़ा इशू है तो आप उसकी डिटेल लिखेंगे। नहीं हुआ तो आप नो कर देंगे। अगर है तो आप उसकी डेट और वैलिडिटी फ्राम टू फ्राम जो भी है, कब से कब तक का था, वो आप इधर दर्ज कर देंगे। अब ये है जी, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली। अगर आपकी जो पिछला वीज़ा लगा था और उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे तो आप यस कर देंगे, नहीं लिए गए थे तो नो कर देंगे आप। और ये पूछ रहे हैं डेट इफ़ नॉन, अगर आपको कोई डेट याद है उसकी जब आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे तो इधर आप उसकी डेट भी लिख सकते हैं। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। अब यहाँ भी लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ इससे मुराद ये है कि आप अगर शेंजन वीज़ा लेकर और शेंजन के कंट्री से होकर आगे किसी और मुल्क जा रहे हैं तो उसके पास उसका जो है आपके पास क्या इजाज़तनामा है, कोई परमिट है, या आपके पास उस मुल्क में दाखिल होने के लिए कोई वीज़ा है, तो आप उसकी डिटेल इधर लिखेंगे कि इशूड बाई और वैलिड फ्राम टू फ्राम किधर है। अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो उधर का लिख देंगे, और अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो फिर उसका यहाँ लिख देंगे डिटेल, और वैलिड लिख देंगे कि कब तक वो वैलिडिटी है उस वीज़े की या परमिट की। और अब ये पूछते हैं आपसे कि इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन शेंजन एरिया। शेंजन एरिया में आप कब एंटर होना चाहते हैं, इधर आप अपनी लिख देंगे डेट उसकी। और ये फिर आगे पूछते हैं जी डिपार्चर, आप वहाँ से कब निकलेंगे, कब आप जो है ना उस मुल्क को छोड़ देंगे शेंजन एरिया को, तो आप इधर उसकी अराइवल और डिपार्चर की डिटेल जो है ना वो कब जाएंगे और कब आप उस मुल्क को छोड़ देंगे, यहाँ वो लिख देंगे। अब सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सनस इन द मेंबर स्टेट। अगर आपको कोई बंदा बुला रहा है, कोई रिश्तेदार है आपका या कोई दोस्त है जिसने आपको स्पॉन्सर भेजा है, तो आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे, सर नेम फर्स्ट नेम उसका लिख देंगे। और अगर आपको किसी ने नहीं बुलाया और आपके पास कोई स्पॉन्सर या इस किस्म की कोई वो नहीं है, तो आप अपने उधर किसी होटल का नाम जिसकी आपने बुकिंग कराई है, रिजर्वेशन कराई है, उसका नाम लिख देंगे इधर। ठीक है जी। और फिर इधर एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, इधर एड्रेस लिखेंगे। अगर तो आपको किसी बंदे ने बुलाया और नहीं बुलाया तो आप होटल का एड्रेस लिख देंगे। टेलीफोन और टेलीफैक्स लिख देंगे, टेलीफोन नंबर भी उनका लिख देंगे। और नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है तो उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे, और उनका इधर आगे टेलीफोन और कंपनी का जो है टेलीफैक्स, और सर नेम फर्स्ट नेम लॉर्ड एड्रेस टेलीफोन टेलीफैक्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इन दैट कंपनी। ये जो ऊपर कंपनी जिसका जिक्र हुआ है इसका फिर आप बंदे का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, टेलीफैक्स, ईमेल वगैरह आप उसका दर्ज कर। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं और मैंने कई वीडियोज़ में भी देखा है कि वो गलत एडवाइस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। आगे ये यहाँ इसका जवाब यहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ लोग जो है ना वो लिखते हैं जी मेरी जो है ना वो कॉस्ट इस ट्रिप पे इतनी आएगी, इतने यूरो आएगी, और यहाँ चीज़ वो लिखते हैं। यहाँ नहीं लिखना आपने, वो पूछने इज़ कवर्ड बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि ये जो कॉस्ट है ये एप्लीकेंट खुद बर्दाश्त करेगा। ठीक है। और या ये अगला जो है या बाई ए स्पॉन्सर, या को उसका स्पॉन्सर बर्दाश्त करेगा। अगर तो बाई दी एप्लीकेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ है तो फिर वो पूछते हैं कि मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स, के वो स्पोर्ट्स के जो है ना वो तरीक़ाकार क्या होंगे, कि आप ये ये कैश है, आप इस कैश पे ट्रिक करेंगे, और ट्रैवलर चेक का अब ज़माना कोई नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे आप टिक कर देंगे। और अगर आपने प्री पेड अकोमोडेशन को ले ली है, उसकी कंफर्म करा लिया, तो आप उसको भी इधर कर देंगे, टिक करेंगे। और प्री पेड ट्रांसपोर्ट, अगर आपने ट्रांसपोर्ट भी होटल वालों के साथ बुक कराई है तो उसका भी इधर आप लिखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आप लिखेंगे इसके फिर आप एविडेंस भी साथ अपनी एप्लीकेशन के लगाएंगे। और अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, बहन भाई हैं, वो आपको बुलाया है उसने और वो आपको सपोर्ट करेगा, इस विज़िट की कास्ट को बर्दाश्त करेगा, तो फिर वो
इधर अपना लिखेगा कि मीन्स ऑफ सपोर्ट कैश या अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड बाय ड्यूरिंग द स्टे, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें आप लिखेंगे और ये डॉक्यूमेंट आप सारे एप्लीकेशन के साथ भी लगाएंगे जो इस चीज़ को साबित करेंगे। अब पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन EU, और ये अगर कोई आपका कोई उधर रिश्तेदार रहता है, ठीक है जी, तो उसकी आप यहाँ डिटेल लिख देंगे कि जी ये बंदा उधर रहता है, मेरा ये है, और सर नेम उसका लिख देंगे, फर्स्ट नेम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसका जो पासपोर्ट नंबर है या ID कार्ड है उस मुल्क के हिसाब से, तो यहाँ आप वो लिख देंगे। वो फैमिली रिलेशनशिप विद, ठीक है जी, और इस अब वो जो बंदा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो आप यहाँ लिखेंगे। स्पाउस है, आपकी बीवी है, शोहर है, या आपका कोई बच्चा है, या कोई आपका पोता पोती है, ग्रैंड चाइल्ड है, और या वो डिपेंडेंट है, ठीक है जी। ये जो भी है आपका उसकी आप डिटेल इधर लिखेंगे। अब इधर आ जाता है प्लेस एंड डेट। इधर आप जिधर से अप्लाई कर रहे हैं उसका लिखेंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ उसकी डेट डाल देंगे, सिग्नेचर करेंगे आप अपने। और फॉर माइनर सिग्नेचर ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी लीगल गार्डियन, तो अगर माइनर है तो उसकी जगह आप जो उसका पेरेंटल अथॉरिटी है या लीगल गार्डियन है उसके इधर साइन होंगे। और अब यहाँ ये डिक्लेरेशन सा आ जाता है कि आई एम अवेयर दैट वीज़ा फ़ी इज़ नॉट रिफंडेड इफ़ द वीज़ा इज़ रिफ्यूज़ड, कि अगर मुझे ये पता है कि अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो मुझे फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। अब ये एप्लीकेबल इन केस ए मल्टीपल एंट्री वीज़ा इज़ अप्लाइड। अच्छा जी, ये आपके नहीं है। आई एम अवेयर ऑफ द नीड टू हैव एन एडवोकेट ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर माई फर्स्ट स्टे एंड एनी सब्सिक्वेंट। आपको ये जो है ना उसके बारे में कि आपके पास जो आप स्टे करेंगे तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। और फिर ये सारा डिक्लेरेशन है, इसमें आप इसको पढ़ लेंगे और इधर आप साइन करेंगे। इस्लामाबाद से कर रहे हैं तो इस्लामाबाद लिखेंगे, डेट करेंगे, डेट लिखेंगे और इधर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। ये था जी सारा फॉर्म। लेकिन ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो सारा फॉर्म है इसमें जो आपने डिटेल्स दी हैं उनको आपने अब साबित भी करना है, और उससे मुतल्लिका सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट से लगाने भी हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, कैसे बैंक स्टेट बनानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, तो वो ज़रा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस फॉर्म को फिल करने का तरीका समझ आ गया होगा। तो और इंशाल्लाह आप आइंदा अपना फॉर्म खुद फिल कर सकेंगे।